हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा बिहार इलेक्शंस बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस टॉपिक इन लास्ट वीक इफ आई सी देयर आर मल्टीपल पार्टीज हु आर कंटेस्टिंग इन बिहार। एज यूजुअल लालू प्रसाद यादव की आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, उसके बाद से जेडीयू नीतीश कुमार वाले जो कि सीएम भी हैं वहाँ पे, बीजेपी ऑब्वियसली इन अलायंस विद जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी के साथ हैं वो लोग, और इधर राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस राहुल गांधी वाली। तो ये चार पार्टीज़ मेजर प्लेयर्स हैं। इनके साथ साथ और भी छोटी मोटी पार्टीज़ हैं, जैसे कुशवाहा जी की एक पार्टी है जो कि एनडीए के साथ है। उसी तरह से सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल माले, ये जो कि इनको लेफ्ट पार्टीज़ कहा जाता है, ये आरजेडी गठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन बोलते हैं उसको। और ये बेसिक सी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग जो भी न्यूज़ देखते हैं उनको सारी चीज़ें पता ही होंगी, बट आई विल टॉक इन डिटेल कि व्हाट सर्कमस्टांसेस आर चेंजिंग द इलेक्शन सिनेरियो राइट नाउ एंड उसका इम्पैक्ट क्या होगा इन कमिंग डेज। बिहार इलेक्शन के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है और जो भी मैंने थोड़ी बहुत एनालिसिस की है उसके हिसाब से मैं अपनी जो भी थॉट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ डू कमेंट इन केस इफ़ यू फील दैट मैंने कुछ जो भी मेरी अपनी एनालिसिस है वो गलत है या सही है, जो भी है आप लोग प्लीज़ कमेंट करें और बताएं। आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्स टू योर कमेंट्स। तो आज की जो सिचुएशन है बिहार में, जब ये इलेक्शन स्टार्ट हुआ, जब इलेक्शन की हवा चली स्टार्टिंग में, तो काफ़ी ज़्यादा आरजेडी लीड कर रही थी। सर्वेज में भी दिखाया जाता है कि तेजस्वी यादव विल बी द नेक्स्ट सीएम एंड लेकिन जैसे जैसे अब इलेक्शन चढ़ रहा है अपनी उफान पर, मुझे साफ साफ ये दिख रहा है कि आरजेडी काफ़ी पीछे होती जा रही है। और अगर मैं आरजेडी के सपोर्टर की तरफ से बोलूं तो शायद मुझे लगता है कि ये काफ़ी बुरा चुनाव गुजरने वाला है उनका। हैविंग सेड दैट, मैं उसका रीज़न भी बताने जा रहा हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का जो सीएम बनने का सपना है वो पिछले 10 साल से होल्ड पर है, और शायद इस सिलेक्शन में भी मुझे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि आरजेडी का कोई चीफ मिनिस्टर बन पाए। कोई क्या, इनफैक्ट तेजस्वी यादव इज़ द डिक्लेयर कैंडिडेट फ्रॉम आरजेडी साइड, ही इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन एज वेल। तो ज़्यादातर चांस है कि उनको ही बनाएं अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो। लालू यादव के बेटे हैं वो, छोटे तो नहीं, सेकंड नंबर के। और इसकी कई सारी वजह हैं जो पिछड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली वजह मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक महागठबंधन में समन्वय जो होता है, जो सीट्स को लेकर के डिस्कशंस होते हैं, वो तक फाइनल फेज में नहीं पहुंच पाए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रैली लेकर निकले एसआईआर के मुद्दे पर कि वोट चोरी हो रही है एंड ऑल दैट। पब्लिक ने काफ़ी सपोर्ट भी किया, बहुत जन समर्थन भी मिला उनका। लेकिन अगर मोटा मोटा देखें तो उस कैंपेन में राहुल गांधी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि बिहार में हम किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पिछले इलेक्शन में क्लियरली कहा था कि हम तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। तेजस्वी जहाँ भी जाते थे जनसभा करने के लिए, एक हुजूम, एक भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। सब लोग कह रहे थे कि पिछला चुनाव तेजस्वी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। फाइनल नतीजों में वो 6-7 सीटों से पीछे रह गए, जिसकी वजह से वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, और जेडीयू के नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने बीजेपी के सहयोग से। लेकिन अगर देखा जाए तो इलेक्शन सबसे अच्छा आरजेडी ने ही पिछले चुनाव में लड़ा था। तेजस्वी यादव का वो इलेक्शन था, सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर उभरी थी वो। लेकिन उन सब के बावजूद भी अगर आज की डेट में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रही है आरजेडी। फर्स्ट रीज़न जो मुझे लगता है कि जिस वजह से आरजेडी पीछे है, वो जो कि जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि अपनी पार्टियों के बीच में कोई समन्वय नहीं है। राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि हम तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर चुनाव जीतेंगे तो तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे हमारे। ना सीपीआई, सीपीएम माले ने कहा। वीआईपी पार्टी, एक छोटी सी पार्टी जिसके शायद कोई एक एमएलए भी नहीं है, उनका खुद जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी एमपी का चुनाव लड़ा और हार गया। गठबंधन के साथ लड़ा फिर भी हार गया, और उनका कोई वजूद नहीं। 2% मल्ला है वहाँ पर, 2 से 3%।
और उनकी वो पार्टी है, वो कह रहे हैं हमको 60 सीट दे दो। भाई 240 के करीब सीट है वहाँ पे, 243 ऐसा कुछ, और उसमें से 60 सीट एक ऐसी पार्टी ले जाए जिसका 2% वोट है, क्योंकि जातियों में तो इलेक्शन होता है बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्वांचल हो या फिर उत्तरांचल भी हो, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, इन सब जगहों पर जातियों पे वोट होते, जातियों पे खैर हर जगह ही होता है। अगर आप देखिए कर्नाटका में भी जाइए तो लिंगायत वगैरह हैं, अगर आप किसी भी एरिया में जाइए तो वहाँ पर है। आप दिल्ली में जाइए तो बनिया हैं, जाट हैं, हरियाणा में जाइए तो वहाँ पे भी जाट गुजर हैं, पंजाब में सिख हैं, नॉन सिख हैं। तो हर जगह पर चुनाव, महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा है, गुजरात में पटेल्स वगैरह हैं। सो हर जगह पर आप देखिए तो जातियों पे चुनाव होता है, एक सच्चाई है हमारे समाज की। और एक ऐसी पार्टी जिसका कोई जनाधार नहीं, जिसका एक एमएलए एक एमपी नहीं, वो 60 सीटों का डिमांड कर रहा है, डिप्टी सीएम मांग रहा है। वहीं दूसरी साइड जो आरजेडी का कोर वोट बैंक था, जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे समझ में आता है कि जो कोर वोट बैंक था आरजेडी का, जिसको वो माई समीकरण भी कहते थे, लालू यादव ने स्टेज से भी कहा था एक बार कि मुस्लिम यादव आर माई, मिलकर के माई मतलब उनको सपोर्ट करते हैं मुस्लिम और यादव। तो यादव तो पहले ही उनको छोड़ के जा, मतलब पूरी तरह से तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक बीजेपी के साथ वो पिछले चुनाव में भी जब लहर रही है, मोदी जी की जब लहर थी 2014 में भी यादव उनको छोड़ के गया। 2019 के इलेक्शन में स्पेसिफिकली काफ़ी यादव लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, क्योंकि वो तो एक ऐसा चुनाव था जिसमें सबने दिया, उसमें तो शायद मुसलमानों ने भी भाजपा को वोट दिया, और हिंदू जातियों में भी सब ने, दलितों ने भी वोट दिया उनको, क्योंकि वो एक देश पुलवामा हुआ था उसके बाद का चुनाव था, तो एक सेंटिमेंटल चुनाव था, उसमें 300 से ऊपर सीट भी आई थी बीजेपी को। लेकिन यादव तो पहले भी जा चुका है, और कई सीट्स ऐसी है जो कि जिसपे कि जब कोई यादव कैंडिडेट दूसरी पार्टी यानी कि भाजपा या कोई और जेडीयू वगैरह कोई यादव कैंडिडेट दे देती है तो आरजेडी का यादव हार जाता है। आरजेडी का जो भी कैंडिडेट होता है, मुस्लिम हो, यादव हो या कोई भी और जाति का हो, वो हार जाता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी की एक सीट है, एक ऐसे एग्जाम्पल, आई थिंक मधुबनी या कौन सी सीट थी वो। उसके बाद से पप्पू यादव वाली सीट है, पप्पू यादव तो निर्दल लड़ गए थे, कोई पार्टी का भी उनको सपोर्ट नहीं था, बाहर से कांग्रेस का समर्थन था भले ही, लेकिन उनको सारे लोगों ने सपोर्ट किया वहाँ पे, और बुरी तरह से उन्होंने जो आरजेडी की अपनी कैंडिडेट थी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो था 2024 का, उसमें बुरी तरह से वो हारी, 3rd-4th नंबर पे रही मुझको लगता है। तो अब आते हैं मुस्लिम वोट के ऊपर। मुस्लिम वोट में बहुत ज़्यादा चर्निंग दिख रही है मुझे इस टाइम पर। सीमांचल के एरिया में असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है MIM, पहले उनके ऊपर जब वो स्टार्टिंग में बिहार गए थे 2015 में, आई थिंक अख्तरुल ईमान उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने असद ओवैसी से जाके रिक्वेस्ट की और इस तरह से वो पार्टी स्टार्ट हुई सीमांचल के एरिया में। शुरू में उनको कोई जन समर्थन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे 2015 के इलेक्शन में 0 सीट्स भी थी उनकी, बट धीरे धीरे 2020 में उन्होंने अपनी पकड़ बनाई। और क्योंकि वो इलाका भी ऐसा है जहाँ पर किशनगंज में देखी तो 70% के करीब मुसलमान हैं, उसके बाद अररिया में भी 40-45% मुसलमान है, कटिहार और पूर्णिया में भी 30% से ऊपर मुसलमान हैं। तो वो चारों डिस्ट्रिक्ट्स मिल करके तकरीबन 24 सीटें हैं सीमांचल की, अगर हम लोग असेंबली की बात करें तो असेंबली इलेक्शन की। तो उन 24 सीटों में से MIM को अगर देखा जाए तो आज की डेट में जितने भी मुस्लिम सीट्स हैं उसमें से जो भी 14-15 मुस्लिम बाहुल सीट जो हैं उन सब में पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है MIM को। और असदुद्दीन ओवैसी एक श्रूड पॉलिटिशियन है, ना कि श्रूड पॉलिटिशियन है, उनके दिल में जज्बात भी हैं जो कि जेन्युइन लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है बंदा। जब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद या टेररिस्ट अटैक जब होते हैं उनके बाद, तब भी ये नहीं लगता कि वो कोई फेक बंदा हो या अपनी वाहवाही के लिए अपने उसके लिए कुछ बोल रहा हो, अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए। वो एक जेन्युइन लीडर है और शायद उसके दिल में सीमांचल के लिए दर्द भी हो, क्योंकि वो देश का कुछ मानों में सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। सबसे पिछड़ा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसे भी इलाके हैं हमारे झांसी वगैरह में जहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है। इवन बंगाल में कुछ ऐसे एरिया, मुर्शिदाबाद वगैरह, जहाँ पे पानी में ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ख़राब हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो इंडिया में अभी भी बहुत पीछे हैं, आदिवासी इलाके हैं बहुत सारे। लेकिन फिर भी जो सबसे पिछड़े इलाके हैं उनमें से एक तो है ही सीमांचल। बाढ़ का वहाँ पे बहुत ज़्यादा, हर साल ही बाढ़ आ जाती है और लोग बेघर हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं, रास्ते कट जाते हैं।
तो बहरहाल फसलें चली जाती हैं पूरी। तो उस एरिए के अंदर ओवैसी ने ग्रास रूट लेवल पे मेहनत की है। पिछले 10 सालों से वो मेहनत कर रहे हैं और उसका आज की डेट में दिख रहा है कि ये इलेक्शन उनका है। सीमांचल का इलेक्शन तो 100% ओवैसी इसको बीट करेंगे। आधी से ज़्यादा सीट मुझे, अगर मेरी एनालिसिस सही है, तो 24 में से 11 से लेकर के 15 सीट के बीच में उनकी आ सकती है, 10 से ऊपर ही। प्लस देर आर सर्टेन सीट्स जो कि उन्होंने अलग से भी अनाउंस कर रखी हैं। नॉट ओनली मुस्लिम, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को भी, कोई मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इस टाइम पर, बट देर आर सर्टेन सीट्स जो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर रखी हैं। उन सारी सीट पर भी अच्छी फाइट वो देंगे। और बिहार इलेक्शन में इस बार लगता है कि मुस्लिम्स MIM की तरफ झुक रहा है। आप अगर याद हो आपको, तो जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रैली चल रही थी, उसमें भी जगह जगह पर उनको MIM के पोस्टर दिख रहे थे और रिक्वेस्ट दिख रही थी कि भाई आप MIM को शामिल करिए। आज की डेट में असदुद्दीन ओवैसी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 28 तारीख है और आज की डेट में वो सीमांचल में ही मौजूद है। पिछले 4 दिनों से वो अपनी न्याय यात्रा कर रहे हैं। आज उनका लास्ट स्टेट जो मेरे ख्याल से अररिया या पूर्णिया में उनका कटिहार में उनका लास्ट कार्यक्रम शायद आज ही है 4 बजे, और उसके बाद से वो शायद वापस हैदराबाद आएंगे। बट हैदराबाद वापस आने का मतलब नहीं है, वो फिर से वापस जाएंगे जब चुनाव की घोषणा होगी। लगातार उनका सरगर्मियाँ तेज़ रहेंगी जब तक कि ये बिहार चुनाव चला नहीं जाता। सब जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी चुनाव के मौसम में जहाँ पे भी हो, चाहे महाराष्ट्र में जहाँ भी उनकी पार्टी एक्टिव है, चाहे महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, बिहार हो, बंगाल हो, इवन दिल्ली, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो ऐसा कोई लीडर नहीं है कि जो भले से वो नेशनल लेवल के लीडर में शुमार होते हैं, लेकिन वो ऐसा लीडर नहीं कि बस टिकट दे दे और पार्टी, जैसे मायावती की तरह टिकट दे दे और कभी रैली करने या कभी कुछ करने ना जाए। वो रोड पे भी निकलता है, घर घर जाकर भी रिक्वेस्ट करता है, हर तरह से नुक्कड़ सभाएं करता है। और इस बार जितनी भी नुक्कड़ सभाएं MIM की शेड्यूल्ड थी, उन सब नुक्कड़ सभाओं से कम वो ज़्यादा रैली की तरह दिख रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ आ जा रही थी। आप सोचिए कि जिस जगह पर जगह है 1000 लोगों की, वहाँ पे अगर 12,000 15,000 लोग पहुँच जा रहे हैं एक छोटे से गांव में जब वो जाते थे, तो काफ़ी ज़्यादा समर्थन वो दिख रहा है, ग्राउंड पे दिख रहा है कि मुसलमान इस वक्त बिहार का, न सिर्फ सीमांचल बल्कि पूरे बिहार का ओवैसी के साथ है। और ओवैसी अगर कहीं गलती से किसी के साथ गठबंधन करके 243 सीट पे लड़ गए, तो फिर तो RJD मुझको लगता है कि 50 के अंदर ही बुक हो जाएगी। 50 भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, 40 के अंदर ही बुक हो जाएगी। साथ में प्रशांत किशोर है, वो भी कुछ वोट काटेंगे। रही बात JDU की, तो JDU की भी हालत ऐसी ही है। सबसे बड़ी पार्टी BJP बन के आएगी, जहाँ तक मेरी एनालिसिस है। 70 से लेकर के 90-100 तक भी जा सकती है BJP। और उसके बाद जो भी छुटपुट पार्टियाँ रहेंगी, उनके बाद चिराग पासवान की पार्टी है, 4-6 सीट 10 सीट वो भी पालेगी, और इसी तरह से बाकी पार्टियां भी रहेंगी। और मुझे लगता है कि NDA की गवर्नमेंट बन जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जैसा महाराष्ट्र में हुआ शिंदे के साथ, कुछ वैसा ही हो जाएगा नीतीश कुमार के साथ भी। BJP बहुमत के इतने करीब रहेगी कि नीतीश कुमार के साथ या नीतीश कुमार के बिना भी वो गवर्नमेंट बना लेगी। और अगर साथ की ज़रूरत पड़ी तो नीतीश कुमार की अब वो हैसियत नहीं रही है, एज की वजह हो या उनकी सेहत या जो भी उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है उनकी वजह हो, कि वो अपने लोगों को भी होल्ड कर पाएँ। अगर 20-30 MLA जीतेंगे तो वो टूट जाएंगे ईजिली। BJP के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 30 MLA में से 15 MLA अपनी साइड पे कर लेना, और हाफ से ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं विदाउट लूजिंग देयर MLA-शिप। तो अल्टीमेटली बात यह है कि RJD इस इलेक्शन को बुरी तरह से हार सकती है। अगर मेरी एनालिसिस सही है तो तेजस्वी यादव इस इलेक्शन में तो शायद नहीं बन पाएंगे CM। और उसकी सबसे बड़ी वजह अगर मैं गिनूँ तो 3 वजह हैं, जो कि एक तो उनका इंटरनल अलाइनमेंट विद हिज ओन पार्टी, वो नहीं है। दूसरा, यादव वोट बैंक 100% आज की डेट में उनके साथ नहीं है, वो छुटपुट इधर उधर। जबकि दलित वोट बैंक कुछ ऐड भी हुआ है कांग्रेस के आने की वजह से। दलित आर सपोर्टिंग RJD एंड कांग्रेस गठबंधन के भी जो कुछ भी चल रहा है संविधान एंड ऑल को लेकर के, जो प्रोपेगेंडा कह लो या जो भी हकीकत है या सच्चाई है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट जो भी चल रहा है उसके हिसाब से दलित आदिवासी आर सपोर्टिंग द अपोजिशन पार्टीज़, सेंटर की अपोजिशन पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस हिसाब से दलित का वोट ऐड हुआ है, लेकिन उसी अनुपात में यादव अब उस तरह से लालू यादव या
तेजस्वी यादव के साथ नहीं है जैसा कभी हुआ करते थे। सिमिलरली मुस्लिम्स की तो चर्निंग मैंने बता दिया आपको कि वो अब मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव, जो अगला चुनाव होगा बिहार का, उसमें असदुद्दीन ओवैसी का कद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, क्योंकि अपने दम पर पिछले इलेक्शन में 5 सीट लेकर के आना, उसके बाद आरजेडी से रिक्वेस्ट करना, 2 बार 3 बार ख़त लिखा, लालू यादव को लिखा, फिर तेजस्वी यादव ने एक बचकाना बयान दे दिया कि हमें असद ओवैसी ने आज तक कॉल नहीं किया, तो तुम बच्चे हो गया। मतलब तुम्हारे फादर को दिया है उसने लेटर लिख करके, और तुम ये बोलो कि हम नहीं शामिल करना चाहते, वो ठीक है, बट तुम ये बोलोगे खत ही नहीं मिला या हमारे पास कॉल नहीं आई। तुम दूध पीते बच्चे हो, तुम अपोजिशन के लीडर हो, तुमको पूरा बिहार जीतना है, और तुमको ये नहीं पता किसको अपने साथ में रखना है, किसको नहीं रखना है। अगर तुम्हारा जो भी कॉल हो सकता है, तुमको रखने में फ़ायदा नज़र आए, ना रखने में फ़ायदा नज़र आए, बट बी फर्म ऑन दैट कि नहीं, हमको नहीं लगता। बोलो कि असदुद्दीन ओवैसी कम्युनल है, हम उसके साथ नहीं जाना चाहते, वो और बीजेपी एक तरह, कुछ भी बोलो, बट ये मत बोलो कि हमको पता ही नहीं है क्यों वो हमको रीच कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं। सर मतलब ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने बोल दिया, और उसको असद ओवैसी ने अच्छे से कैच कर किया और कैश भी कर लिया बाद में। फिर उनके घर तक पे ढोल बाजा लेकर के एमआईएम वाले पहुंच गए, वहाँ के प्रदेश लीडर जो भी हैं, अख्तरुल ईमान, वो लेकर के अपने पार्टी के 150 लोगों को, और कि लालू तेजस्वी अपना दरवाज़ा खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के दरवाजे खोल वरना तो खुल जाएगा एमआई समीकरण का पोल। और जो कि सच है कि एमआई समीकरण का पोल इस इलेक्शन में खुल जाएगा। मुस्लिम्स आर नॉट गोइंग टू वोट इन फेवर ऑफ कांग्रेस और आरजेडी स्पेसिफिकली। जहाँ जहाँ भी एमआईएम का कैंडिडेट होगा, और अगर मुस्लिम बाहुल सीट हुई तो इन लोगों की ज़मानत भी जब्त हो जाएगी इस इलेक्शन में। जो कि माहौल चल रहा है सीमांचल में, जो कि पिछले 4 दिनों में वीडियोस आ रहे हैं, जो लोकल जर्नलिस्ट हैं जो कि ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनका वीडियोस देख करके आई एम श्योर अबाउट इट। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। अगर शायद अभी गठबंधन का दरवाज़ा खुल जाए, ये सब देख करके उनको भी समझ में आ रहा होगा कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है, और अगर उन लोग को समझ आती है और इस टाइम पर वो ओवैसी को कॉल करके एमआईएम को अपने साथ ले लेते हैं, तो शायद कुछ उनकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएं। बट उसके बाद भी उनको ग्राउंड पे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम्स के वोट से और यादव के पार्शियल वोट से वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते, और दलित का थोड़ा बहुत 10% 20% वोट से आपको अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कुछ तो भी करना पड़ेगा। जो आपका करिश्मा चल रहा था पिछले इलेक्शन में, उसका आप 50% पे भी आज की डेट पे स्टैंड नहीं कर रहे हो। तो आप इस सच्चाई को समझो और ग्राउंड पे आकर के मेहनत करो, और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को किसी और के हाथ में दे दो, क्योंकि बिकॉज इट सीम्स कि तेजस्वी यादव इज़ नॉट दैट मैच्योर कि ही कैन टेक इट अप। माइट बी राहुल गांधी और लालू यादव को साथ में बैठ करके कुछ डिसीजन फाइनल करने चाहिए कि किसके साथ अलायंस करना है, किसके साथ नहीं करना है, कितनी सीट किसको देनी है एंड ऑल। और हो सके तो मुस्लिम्स को भी अपने साथ लेने के लिए एमआईएम को कुछ सीट दी जा सकती है। आई मीन क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरह से ओवैसी का नेशन वाइड इमेज बना है, वो सब लोग कहते हैं कि वो जो है देशभक्त है, अपनी पार्टी के लिए काम करता है। ठीक है, हो सकता है उसके भाई के कुछ ऐसे बयान हो जिससे एक आम हिंदुस्तानी को हर्ट हुआ हो, लेकिन ऑन द लार्जर स्केल आज की डेट में मुस्लिम्स के अंदर ओवैसी का एक्सेप्टेंस है। असद ओवैसी को ज़्यादातर युवा तो अपना नेता मान ही रहे हैं, और आज की डेट में कुछ बुज़ुर्ग भी अब साथ में आने लगे हैं। तो अब ये एक ताकत की तरह बन करके, एक फोर्स की तरह बन करके स्पेसिफिकली सीमांचल और बिहार के कुछ अलग अलग एरियाज़ में ये उभरेंगे इस इलेक्शन में, और वो देखने लायक होगा, मज़ेदार होगा। देखते हैं कि आगे कैसा क्या होता है। पीके के बारे में भी बात करेंगे अगले वीडियो में। पीके उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई है जनसुराज, और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस उनको भी मिल रहा है, उनके बारे में भी बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं साइन ऑफ करता हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। कुछ भी कमेंट, कुछ भी सजेशन होगा तो प्लीज़ डू इट, गिव इट टू मी। ये व्लॉग सिर्फ न्यूज़ या ऐसी खबरों के लिए नहीं है। आज क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है और ये सब चीज़ें न्यूज़ में देख रहा था मैं, तो आई थॉट टू डिस्कस अबाउट इट। बट बाकी चीज़ों के ऊपर भी इसके ऊपर इस ब्लॉग में डिस्कशन होगा। करंट अफेयर्स में जो भी चलता रहेगा सबके ऊपर डिस्कशन होगा। विल मेक वन वीडियो ऑन स्टॉक्स एज वेल सून। सो थैंक यू फॉर नाउ।